नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी संदेह की सुई, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हस्बे मामूल 2 घंटे लेट ही पहुंची थी। गाड़ी रुकते ही प्रतीक्षारत यात्रियों का बेसब्र रेला मधुमक्खियों के झुंड की तरह डिब्बे पर टूट पड़ा। अपना बैग, अपनी शॉल और अपनी अटैची को मजबूती से थामे हुए मैं बड़ी मुश्किल से डिब्बे से उतरी और किसी तरह रास्ता बनाते हुए एक किनारे खड़ी हो गई। इस रस्साकसी में मुझे इतनी ठंड में भी पसीना छूट गया। भीड़ी से थोड़ा हटकर अब मुझे इनकी प्रतीक्षा करनी थी। इनकी सख्त हिदायत रहती है कि गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर प्रतीक्षा किया करो, कम से कम उस गाड़ी के जाने तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रहा करो। भीड़ छटने के बाद ढूंढने वाले को सुविधा हो जाती है। रात के समय तो यह और भी ज़रूरी है। आंटी, चलना नहीं है? भीड़ से छनकर बाहर आए मेरे सहयात्री ने पूछा। तुम्हारे अंकल की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो फिर मैं चलूँ? उसने सौजन्य दर्शाया और गेट की ओर बढ़ती भीड़ में शामिल हो गया। स्नेह और ममता में पगी मैं देर तक उसको, उसकी पगड़ी को देखती रही। इस सरदार छोकरे ने रास्ते भर मेरी बड़ी मदद की। 2 बार चाय ला कर दी, 1 बार मेरी वाटर बॉटल भी भर कर ला कर दी। मेरा तो उतनी भीड़ में धंसने का हौसला भी ना था। लाख सर्दी हो, पर दिन के सफ़र में पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। खासकर जब गाड़ी में भोजन करना पड़े तो पानी लगता ही है। इसीलिए मुझे रात का सफ़र अच्छा लगता है। कोई झंझट नहीं। रात को तान कर सो जाओ और सुबह अपने ठिकाने पर उतर जाओ। पर इस बार किसी ने रात को आने ही नहीं दिया। सब ने कहा माहौल ख़राब है। भैया साथ होते तब भी एक बात थी, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। पहुँचते पहुँचते रात तो हो ही गई। वो क्या कहावत है ना, जहाँ चोरों का डर वहीं अंधेरा। छत्तीसगढ़ चली गई। फिर किसी और गाड़ी से आने का संकेत भी हो गया। पंजाब मेल थी या फिर एपी। इस समय तो ढेर गाड़ियाँ आती हैं। लोग आते ही चले जा रहे थे। लगता था जैसे सारा भोपाल खाली हो जाएगा। खड़े खड़े मेरे पैर दुखाए थे, पर कहीं किसी बेंच पर जगह नहीं थी। सब ठसाठस भरी हुई थी। मैं 50 बार प्लेटफॉर्म के दोनों सिरों तक नज़र दौड़ा चुकी थी, पर इनका कहीं अता पता ना था। इतनी कोफ्त हो रही थी। रिजर्वेशन हो जाने के बाद एक बार फ़ोन किया था, फिर कल रात को भी याद दिलाया था। इसके बाद भी कोई भूल जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। दिन का समय होता तो अब तक मैं घर पहुंच गई होती, पर रात में हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भीड़ थी कि चली ही आ रही थी। जिसे जहां जगह मिली फैल कर बैठ गया था। बेंचें तो गिनती की हैं, सबको कैसे नसीब होंगी। मेरा भी मन हुआ कि अटैची बिछाकर बैठ जाऊं। विज्ञापन में तो दिखाते हैं कि हाथी भी खड़ा हो जाए तो अटैची का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर मैं तो बैठ ही सकती हूँ। कम से कम घूरने वाली नज़रों से तो निजात मिलेगी। वहाँ घूरने की फुर्सत किसे थी। मैं खुद ही बेवजह का शक कर रही थी। नमस्कार भाभी जी। भीड़ में एक परिचित स्वर उभरा तो बड़ी राहत मिली। राघवन साहब थे। किधर में जा रही हैं? जी, दिल्ली से आ रही हूँ। आप? हम बेबी को रिसीव करने को आया। केके से आता है। पर केके तो रात को 1 बजे आती है। हाँ, पर बाद में सिटी में तो कर्फ्यू है ना। बेबी को रिसीव करके रात में इधर ही सोएगा, मॉर्निंग में घर जाएगा। बाप रे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। शहर में 10 बजे के बाद कर्फ्यू है। तभी तो लोग बेचारे अभी से आकर प्लेटफॉर्म पर डेरा डाले हुए हैं।
तभी तो इतनी भीड़ के बावजूद गहमा गहमी नहीं है, एक सहमा सहमा सा शोर है। मैं दरअसल इनकी राह देख रही थी। नहीं, यू बेटर गो, सब आएंगे तुम्हें बता देंगे। थैंक यू, मैंने कहा और फौरन एक कुली को बुलाकर सामान पकड़वाया और बाहर निकल आई। बाहर तो घमासान मचा हुआ था। सवारियों के मुकाबले में रिक्शे कम थे। हर कोई हर कहीं जाना भी नहीं चाहता था। पुलिस भी थी, पर कुल मिलाकर हंगामा हो रहा था। आंटी, अंकल नहीं आए क्या? मेरा वही सहयात्री सरदार मुझे फिर दिखाई दे गया। बेचारे को अब तक सवारी नहीं मिल पाई थी। हाँ भैया, वो तो नहीं आए, पर ज़्यादा वेट भी तो नहीं कर सकती ना। 10 बजे से कर्फ्यू जो है। आपने बिल्कुल ठीक किया। आप कहाँ, शास्त्री नगर जाएंगी ना? हाँ, हम लोग टैक्सी शेयर कर लें, मैं आगे नेहरू नगर चला जाऊँगा। टैक्सी शेयर करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे वह कंजूसी का द्योतक लगता है। पर इस समय सवाल पैसे का नहीं था, सुविधा और साथ का था। मैंने हाँ कर दी। एक बार हाँ कर देने के बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। कुली से हील हुज्जत उसी ने की, रिक्शे वाले से भाव ताव उसी ने किया, मेरा सामान रिक्शे में उसी ने जमाया। बस उसका ओके सिग्नल पाते ही जाकर बैठने भर का काम मेरा था। लगता है आज आपका और मेरा साथ पक्का लिखा था, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ आंटी, संजोग इसी को कहते हैं, बैठते हुए उसने कहा और रिक्शा चल पड़ा। ट्रेन में हम लोग छिटपुट बातें करते हुए आए थे। वही छूटा हुआ क्रम फिर से चालू हो गया। इस बार महज औपचारिकता नहीं थी, आत्मीयता भी थी। मैं उसके घर परिवार, पढ़ाई लिखाई आदि के बारे में काफ़ी कुछ जान गई थी। अपने बच्चों के बारे में भी मैंने बिना पूछे सब कुछ बता दिया था। बातों में हम इतने मशगूल हो गए थे कि ड्राइवर ने याद न दिलाया होता तो सीधे नेहरू नगर ही पहुंच जाते। शास्त्री नगर पहुंचने के बाद बातों का क्रम टूटा। ड्राइवर को अता पता जो बताना था। टैक्सी रुकते ही वह तत्परता से उतरा और मेरा सामान गेट पर रखाया। तब तक मैंने टैक्सी वाले को पूरे पैसे दे दिए थे। ये क्या आंटी, टैक्सी शेयर करने की बात हुई थी ना? बड़ों से बहस नहीं करते, मैंने डांट लगाई और फिर हंसकर कहा, शेयर ही तो कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे पैसे दिए, तुमने मेरा साथ दिया जो कि इतना ज़रूरी है। मैंने ड्राइवर की ओर कनखियों से देखा। वह मुस्कुरा दिया और वापस बैठ गया। अच्छा आंटी, गुड नाइट। अब तो घर देख लिया है ना, आते रहना, मैंने कहा और टैक्सी चलने तक खड़ी रही। जैसे ही टैक्सी मोड़ पर नज़रों से ओझल हुई, मेरे मन में दबा गुस्सा फिर सिर उठाने लगा। फाटक खोलते समय मैंने लड़ने का मूड बना लिया था। फाटक खड़कते ही ऊपर की खिड़की खुली और गुप्ता जी की मीनू चिल्लाई, हाय आंटी, आप अकेली आई हैं? पप्पू भैया तो कब से आपको लेने गए हुए हैं। क्यों? पप्पू भैया क्यों गए हैं? अंकल को क्या हो गया? उन्हें पैर में मोच आ गई है। सुबह ऑफिस के लिए स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे, तब झटका खा गया। कहाँ का गुस्सा और कहाँ की लड़ाई, उल्टे फिक्र और हो गई। दरवाज़ा खुला ही था। चिंतातुर मन से भीतर घुसी तो ये सामने ही नज़र आ गए। स्टूल पर पैर टिकाए बैठे हुए थे। अगल बगल आयोडेक्स की शीशी, हॉट वाटर बॉटल, क्रेप बैंडेज, सारा सरंजाम पड़ा हुआ था। बैठे बिठाए ये क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ है, इतना बुरा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर यह बताओ, अकेली क्यों आई हो? पप्पू कहाँ है? अब मुझे क्या मालूम। ही इज़ मोस्ट अनरिस्पॉन्सिबल बॉय। इतना सा काम भी ढंग से ना कर सका। अब पराए लड़के पर अपना वश ही क्या है। वैसे भी गाड़ी लेट थी, बोर होकर इधर उधर निकल गया होगा। अब समय से घर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके माँ बाप और चिंता करेंगे।
माहौल इतना ख़राब चल रहा है। तभी मीनू आकर चाय दे गई। उसने शायद इनकी बात सुन ली थी। बोली, अंकल पप्पू भैया आ गए हैं। वे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि गाड़ी 1 नंबर पर आती है। घर तो आ गया है ना, इन्होंने कहा और विषय वहीं समाप्त कर दिया। वैसे हम दोनों समझ गए थे कि पप्पू जी अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे तुम्हें पद्मश्री देनी चाहिए, चाय पीते हुए इन्होंने कहा। इतनी दूर अकेली आई हो, वह भी रात में। वैसे मैं अकेली नहीं थी, एक सरदार जी मिल गए थे। आगरा से साथ हो गया था। क्या बात है, इन्होंने ऐसे नाटकीय अंदाज में कहा कि मैं तिलमिला गई। कैसी बातें करते हैं, बेचारा इतना सा तो था, अपने प्रशांत से भी छोटा रहा होगा। बेचारा आंटी आंटी कहे जा रहा था। तुम एक सरदार लड़के के साथ आई हो, तब तो पद्मश्री से नहीं चलेगा, तुम्हें परमवीर चक्र देना पड़ेगा। क्या फालतू की बात कर रहे हैं, ये फालतू की बात है। मैडम, आपको मोहिनी की शादी का किस्सा याद है ना? इन्हीं सरदार जी के कारण मेरे 100-200 रुपए का खून हो गया था। आप बड़ी आसानी से भूल सकती हैं, पर मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी तो पसीने की कमाई थी। हाँ, बाकी सारी दुनिया जैसे हराम की कमाई खाती है, एक आप ही ईमानदार हो। मैंने उठते हुए कहा, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, फिर खाने का देखती हूँ। खाने की चिंता मत कीजिए, इन्होंने कहा। खाना भगवान दीन बना कर गया है, आप तो इत्मीनान से फ्रेश हो लीजिए। मैंने मन ही मन इन्हें धन्यवाद दिया। सफ़र से लौटते ही चूल्हे में सर खपाने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। अब तो खाने का नाम सुनकर भूख भी लगाई थी। मैंने भीतर आकर जल्दी से एक भगोना पानी गैस पर चढ़ा दिया। लाख सर्दी हो, पर सफ़र के बाद नहाने का मन हो ही जाता है। उतनी ठंड में गैस की आंच भी इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं वहीं खड़ी हो गई। उस हल्की नीली लौ को देखते हुए मेरे मन में 7-8 साल पुरानी घटना घूम गई। मोहिनी की, मेरी छोटी बहन की शादी थी। यूँ तो जाना सबका ही ज़रूरी था, पर प्रशांत पीईटी की तैयारी कर रहा था और पूनम का पार्ट 1 का एक पेपर बाकी था। यूँ तो इतनी गर्मी में मेरा भी निकलने का मन नहीं था, पर मजबूरी थी। बस स्टैंड पर पहुंचते तो भीड़ देखकर मैं कांप गई। एक तो छुट्टियां, दूसरे शादियां, कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। हर खिड़की के सामने लंबा क्यू था। इंदौर की 3 खिड़कियां थीं, तीनों बंद, और लाइनें थीं कि हनुमान जी की पूंछ हुई जा रही थीं। मैं महिलाओं की कतार में खड़ी थी, पर वहाँ तो धक्का-पेल सबसे ज़्यादा थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना पर्स संभालूं, गले की चेन का ध्यान रखूं कि अटैची देखूं। इन पर इतना ताव आ रहा था, मज़े से दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, यह नहीं कि अटैची ही देख लें। खड़े खड़े जब आधा घंटा हो गया तो मैंने तय कर लिया कि और 10-15 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, नहीं तो लौट जाएंगे। एक फ़ोन खटका देंगे कि तबीयत ठीक नहीं है। सबको निराशा तो होगी, पर तभी मेरी दृष्टि सामने गई। श्रीमान जी नदारत थे। यहाँ हम पसीने में नहा रहे थे और जनाब तफरीह फरमा रहे थे। पता नहीं वहाँ खड़े खड़े मैंने इन्हें कितना तो कोसा होगा। तभी ये पता नहीं कहाँ से नमूदार हुए और अटैची उठाते हुए बोले, चलो। कहाँ? चलो तो। मैं तो तैयार ही थी। वे सीधे घर भी ले जाते तो मुझे उज़्र ना था, पर इन्होंने ले जाकर मुझे वीडियो बस में बिठा दिया। जी खुश हो गया। टिकट तो बहुत होता है ना इसका। अब जो भी है, इन्होंने बेफिक्री से कहा। मैं इत्मीनान से बैठ गई। जानती थी प्राइवेट बस है, सवारियां पूरी कर लेने के बाद ही चलेंगी। अब जब भी चले मुझे तो बैठने का मौका मिल गया था, यही खुशी थी।
खड़े खड़े पांव जम गए थे। शादियों का सीज़न था, बस भरने में समय नहीं लगा। फिर उन लोगों ने सीटों के बीच में मूढ़ों की एक कतार भी डाल ली, वह भी 10 मिनट में भर गई। केबिन तक में लोग ठुस गए। ड्योढ़ा किराया देकर भी लोग इतनी असुविधा झेल रहे थे। मुझे कैसा तो लगा, पर हर एक को ज़रूरी जाना था। बस में चढ़ गए थे, यही सबसे बड़ी सुविधा थी। नाके तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने फिल्म के लिए शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। मुझे तो बस वाली फिल्में कभी अच्छी नहीं लगी। ना इनमें साउंड ठीक होता है, ना स्क्रीन साफ होता है। पूरे वक्त पर्दे पर तस्वीरें डोलती सी नज़र आती हैं। पिक्चर शुरू हुई, शायद अंगूर थी, देखी हुई थी, पर इस पिक्चर को तो मैं कई कई बार देख सकती थी। खुशी की बात तो यह कि आवाज़ भी साफ थी और तस्वीर भी। मैंने कहा, चलो पैसे वसूल हो गए। ज़रा आराम से टिक कर बैठी तो पास में नज़र गई। मेरे तो होश ही फाख्ता हो गए। बगल वाले मूढ़े पर 18-20 साल का एक सरदार छोकरा बैठा हुआ था। उन दिनों पंजाब की खबरें बड़ी सुर्खियों में थीं। वहाँ आतंकवादी उधम मचाए हुए थे। इनमें से अधिकांश किशोर वय के लड़के ही थे। पिस्तौल तो जैसे इनके लिए खिलौना थे। इंसान को वे मच्छरों की तरह मसल देते थे। वैसे भी उन दिनों सब लोग सरदारों से खौफ ही खाते थे। बूढ़े सरदार तो फिर भी मुझे ममता की मूर्ति लगते थे, पर लड़कों से बड़ा डर लग रहा था। उधर देवेन वर्मा और संजीव कुमार सबको अपनी अदाकारी से गुदगुदा रहे थे। इधर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। पूरे वक्त मेरी आंखें मेरे सहयात्री पर ही लगी हुई थीं। उसकी पतलून की फूली हुई जेब में मुझे पिस्तौल नज़र आ रही थी। क्या पता उसके पैरों के पास रखे बैग में बम ही हो। इन लोगों का एक आत्मघाती दस्ता भी तो होता है। अगर यह उन्हीं में से हुआ तो किसी भी क्षण बस को उड़ा देगा। वह तो सर पर कफन बांधकर बस में बैठा है। बस के साथ खुद भी फूंक जाएगा तो उसे परवाह नहीं है। पर अपना क्या होगा? ये इतने सारे लोग पता नहीं किस किस काम से यात्रा पर निकले हैं। वे तो अपने गंतव्य तक कभी पहुंच ही ना पाएंगे। बस के अभी परखच्चे उड़ जाएंगे और सड़क पर अधजली लाशों का ढेर लग जाएगा। लुटेरों की तो बन आएगी। डॉक्टर तो बाद में आएंगे। पुलिस तो और भी देर से पहुंचेगी। ये लूट खसोट वाले आकर मुर्दों की तलाशी लेंगे। सच, इंसानियत तो कहीं रही ही नहीं अब। मृत्यु को इतनी पास देखकर मन पता नहीं कैसा हो गया। बड़ी सुघड़ता से गृहस्थी चलाकर मैंने अपने लिए 4 चीज़ें बनवाई थीं। पीहर वालों पर रौब डालने के लिए सबकी सब साथ रख ली थीं। शादी ब्याह में ही तो ससुराल की औकात परखी जाती है, पर अब वह तो किसी काम की ही नहीं रही। अगर ये चीज़ें घर पर छोड़ आती तो कम से कम बच्चों के काम तो आती। उनके लिए तो मैंने छल्ला भी नहीं छोड़ा। बच्चों की याद आते ही मुझे तो रोना आ गया। कल प्रशांत कचौड़ियों की फरमाइश कर रहा था तो मैंने झिड़क दिया। कहा था लौट कर बना दूंगी। अब बना लो, कैसे बनाती हो? पूनम की सहेली की शादी है परसों। वह मेरी पोचमपल्ली मांग रही थी। उसे भी मैंने टरका दिया। इतनी महंगी साड़ियाँ कोई रोज़ खरीदता है? मैं तो उन्हें इतना सहेज कर रखती हूँ। ये महारानी जब भी पहनेंगी लथेड़ कर ले आएंगी। पर अब लग रहा है बच्ची की खुशी से क्या साड़ी ज़्यादा भारी थी? साड़ी से याद आया, लॉन्ड्री में 4 साड़ियाँ पड़ी हैं, पर बिना रसीद के तो बच्चे उठा भी ना पाएंगे। इस शादी के लिए इन्होंने सफारी सिलवाया था। जैसी कि दर्जियों की आदत होती है, वह समय पर सिल ही नहीं पाया। वह भी दुकान में पड़ा रह जाएगा। पड़ोसिन आम काटने का सरौता ले गई है। बिना मांगे वह लौटाएगी भी नहीं। मंजू प्रशांत का स्वेटर नमूना डालने के लिए ले गई है। मिसेस अग्रवाल
धर्मयुग के 4 अंक ले गई हैं। मुझे पता नहीं कितनी कितनी बातें याद आने लगी। आष्टा पहुंचने तक तो लगा कि मेरा दिमाग चटक ही जाएगा। आष्टा पर जैसे ही बस रुकी, मैं अटैची लेकर खड़ी हो गई। अटैचियों और मूढ़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई नीचे उतर आई। ये मेरे पीछे ही थे, बराबर कुछ फुसफुसा रहे थे। नीचे उतरने के बाद इन्होंने जरा साफ शब्दों में कहा कि इस तरह अटैची छाती से लगाकर घूमोगी तो चोर उचक्कों को तो अपने आप ही न्योता दोगी। इतने लोगों का सामान गाड़ी में पड़ा है कि नहीं? मैं दोबारा इस गाड़ी में नहीं चढ़ूंगी। मुझे अपना हार्ट फेल नहीं करवाना है। मतलब? मैंने मतलब बता दिया तो एकदम भड़क गए। पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई, फिर पुचकार कर मनाना भी चाहा, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे विश्वास हो गया था कि मुझे दोबारा अगर उस मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा तो इंदौर पहुंचने तक मैं पागल हो जाऊंगी। बस वाला हमारे लिए कितनी देर रुकता और क्यों रुकता? उसके लिए सवारियों की कमी नहीं थी। उसके लिए तो यह फ़ायदे का सौदा था। मुश्किल तो हमें पेश आई थी। वहाँ से इंदौर के लिए बस मिलना मुश्किल हो गया था। टैक्सी भी सब भरी हुई आ रही थी। आखिर बमुश्किल तमाम किन्हीं उस्मान भाई की टैक्सी में रात को 12 बजे गिरते पड़ते इंदौर पहुँचे थे। ये पूरे रास्ते मुझे कोसते रहे। बैठे बिठाए 100-150 रुपए का खून हो गया। अगर टैक्सी अफोर्ड करने लायक होते तो बस में बैठते ही क्यों? पहले से ही ना कर लेते। अब सब याद आ रहा है तो अपने बचपने पर हंसी भी आ रही है और शर्म भी। पर उस दिन पता नहीं कैसा भूत सा सवार हो गया था। तुम क्या करने लग गई भई? रात के 11 बजने को हैं। ये लंगड़ाते हुए भीतर आए, फिर पानी के भगोने को देखकर बोले, आज क्या पूरी कॉलोनी को चाय पिलाने का इरादा है? मैंने देखा पानी एकदम खौल रहा था। झेंप कर मैंने गैस बंद कर दी और कहा, मोहिनी की शादी वाला किस्सा याद कर रही थी। कितनी अजीब बात है ना। कभी कोई अपना लगता है, कभी कोई। यह सब हमारे मन का फितूर है। यह जो हमारा मन है ना, बड़ा शरारती है। भीतर बैठा बैठा खुराफात करता रहता है। संदेह की सुई को कभी इधर कभी उधर घुमाता रहता है। मेरे पागलपन की उन्होंने कितनी सही व्याख्या की थी। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।